आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे नार्को टेस्ट के संदर्भ में चर्चा करूंगा। साथियों, नार्को टेस्ट के संदर्भ में एक आम धारणा है, जैसा कि मैं लोगों से बात करता हूं और अक्सर हमने कई आरोपी जो हैं, जो किसी केस में जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनका ऐसा कहना है कि वो अपनी खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए अगर कोर्ट में वो चाहें तो कोर्ट अगर नार्को टेस्ट भी उनका करा ले तो भी क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने ये अपराध नहीं किया है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्या कोई भी आरोपी जहां उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और अगर वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है, तो क्या यह अधिकार आरोपी को है कि वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है और कोर्ट उसकी बात मान ले और उसका नार्को टेस्ट करा दे? तो आज आप इसी सवाल का जवाब मिलेगा। तो साथियों, आज मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ ये केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है, रिसेंटली का जजमेंट है ये। और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी ब्रीफ कर देता हूँ, इसकी स्टोरी क्या थी। ये मामला है केरला का और इस केस का नाम है लुइस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर्स। साथियों, इस केस में जो आरोपी व्यक्ति है वो बुजुर्ग है, उसकी लगभग 65-68 साल के आसपास एज है और उसके खिलाफ 376 और पॉक्सो की धारा 5 और 6 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। अब साथियों, जब मुकदमा दर्ज किया गया तो यहाँ पे कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, तो गवाही हुई, जो भी उसमें गवाह थे। इसके बाद आपको पता होगा कि आखिरी में एक्यूज्ड को मौका मिलता है अंडर सेक्शन 313 के तहत, सीआरपीसी के तहत, कि आरोपी डिफेंस एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है। उस दौरान आरोपी ने कोर्ट में सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 293 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत उसने एप्लीकेशन फाइल की है और उसने सेशन कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि उसका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसका मेंटल स्टेटस क्या था और जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसने ये अपराध नहीं किया है। तो साथियों, कोर्ट ने उसका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि नार्को टेस्ट कराना आरोपी का अधिकार नहीं है। इसके बाद जब जो रिजेक्शन ऑर्डर था, इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने इस मामले को विस्तार से देखा और उसके बाद इसका जब ऑर्डर पास किया तो ऑर्डर में साथियों कुछ नई बातें आई जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। साथियों, जब कोर्ट ने इस ऑर्डर को लिखा तो कोर्ट ने उस दौरान एक जजमेंट का और भी जिक्र किया, जिसमें कि नार्को टेस्ट के बारे में विस्तार से बताया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से, ये 2010 का जजमेंट है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक दूंगा, अगर आप उसमें से इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये जजमेंट उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पर भी पढ़ सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो साथियों, नार्को टेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में स्पष्ट किया है कि देखिए, नार्को टेस्ट जहां किसी व्यक्ति की, पहली बात तो किसी व्यक्ति से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। अगर कहीं पे मान लीजिए कोई प्रोसिक्यूशन चाहता है कि किसी व्यक्ति का, किसी आरोपी का नार्को टेस्ट कराया जाए, तो उसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन कोर्ट वहाँ पे देखती है कि यहाँ उसको जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो उसको राइट्स मिले हैं वो उसका वायलेशन ना हो। तो अमूमन इस तरह के मामले में कोर्ट किसी की अगर खुद की इच्छा नहीं है तो कोर्ट वहाँ पे नार्को टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करती है। लेकिन साथियों, यहाँ ये जो केस है इसका मामला कुछ उल्टा था। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन नहीं बोल रहा नार्को टेस्ट कराने के लिए, यहाँ पे जो आरोपी है वो खुद ही बोल रहा है कि वो खुद नार्को टेस्ट कराना चाहता है। तो इस केस में साथियों, यहाँ पे जब ये जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब इस जजमेंट को डिलीवर किया तो उस दौरान नार्को टेस्ट की कितनी क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता क्या है, इस बारे में भी कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि नार्को टेस्ट किस हद तक सही है और नार्को टेस्ट की विश्वसनीयता क्या है, नार्को टेस्ट किस कंडीशन में सही हो सकता है और कभी गलत हो सकता है। तो इसकी कुछ 8-10 लाइनें हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा और आप ये समझिएगा। इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि नार्को टेस्ट का क्या महत्व है और किस कंडीशन में ये फेल भी हो सकता है। तो आप देखिएगा साथियों, ये है, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द narco analysis technique. It does not have absolute success rate and there is always the possibility that the subject will not reveal any relevant information. Some studies have shown that most of the drug induced revelation are not related to the relevant fact and they are more likely to be in the nature of
consequential information about the subject's personal lives. It take great skill on part of the interrogation to extract to identify information which could eventually prove to be useful. और भी कुछ बातें हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन साथ ही यहाँ पे आपने देखा कि नार्को टेस्ट को एक्चुअली जो अगर हम समझेंगे कि नार्को टेस्ट का कोर्ट में क्या महत्व है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोर्ट में एविडेंस क्या होता है। एविडेंस होता है कोई भी फैक्ट, अगर हम कोई भी फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट में तो उसे एविडेंस माना जाएगा, जिसे कि कोर्ट स्वीकार कर रही है। लेकिन साथियों जो फैक्ट है, फैक्ट की भी डिफिनेशन बताई गई है हमारे एविडेंस एक्ट में कि फैक्ट तभी माना जाएगा जब कोई भी कॉन्शियस माइंड से स्वीकार किया गया हो या बताया गया हो। लेकिन जहाँ तक नार्को टेस्ट का सवाल है, नार्को टेस्ट में ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे ही वो ड्रग का इस्तेमाल होता है उस व्यक्ति का जो माइंड है वो इनकॉन्शियस हो जाता है। तो उस अवस्था में ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने जो भी कहा है वो सही कहा है, क्योंकि वो इनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन में जो भी बात बोली जा रही है, या फिर हो सकता है कुछ रिलेवेंट फैक्ट भी आ जाए, तो इस प्रकार से पूरा जो मामला है वो कह सकते हैं कि स्पॉइल हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने नार्को टेस्ट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। और इसी प्रकार साथियों नार्को टेस्ट के बारे में कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसको जब नार्को टेस्ट की अगर आपको टेक्निक पता होगी कि इसमें फिर एक व्यक्ति होता है जो आपसे सवाल पूछता है, तो वो किस तरीके से सवाल पूछता है, जो इंटरोगेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए भी स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। और जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है और जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट हो रहा है, अगर हो सकता है कि जिस व्यक्ति से का नार्को टेस्ट हो रहा है वो इनकॉन्शियस होते हुए भी अपने खुद के बचाव के लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे जो प्रोसिक्यूशन का अगेंस्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो व्यक्ति उसको इंटरोगेट कर रहा है वो सही तरीके से सवाल ना पूछ पाए। तो इस प्रकार साथियों कह सकते हैं कि नार्को टेस्ट की विश्वसनीयता नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने इस मामले को जब ये जो इम्प्यून ऑर्डर था सेशन कोर्ट का, कोर्ट ने उसको यथावत रखा। मतलब कि कोर्ट ने जो आरोपी था उसको अलाउ नहीं किया कि उसका नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए, और इस तरह कहते हुए जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। अब साथियों आप समझ गए होंगे कि अगर आप नार्को टेस्ट की डिमांड कोर्ट से कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे, और अगर मान लीजिए कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर भी लेती है तो जो नार्को टेस्ट की जो विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी हमने जैसा आपको बताया, जैसा कि जजमेंट में बताया गया है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, कि वो प्योर काइंड ऑफ एविडेंस नहीं होता है, वो एक कॉजेंट एविडेंस नहीं माना जा सकता है, उसमें भी डाउट पैदा किया जा सकता है। हाँ, इसके अलावा साथियों मैं मामले को थोड़ा सा और अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो चूँकि ये जो केस है इसमें पॉक्सो एक्ट लगा था, जैसे हमने आपको बताया कि सेक्शन 5 और 6, और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 29 और 30 में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे जो देखिए जैसे अमूमन आपको पता होगा कि क्रिमिनल केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो साबित करे कि केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित किया गया है। लेकिन पॉक्सो के मामले में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो सेक्शन 29 और 30 में एक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो चाहे तो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, उसके पास वो है, वो उसे साबित करना होगा कि वो बेगुनाह है, नहीं तो कोर्ट ये एज्यूम करेगी कि जो अपराध किया है उसी व्यक्ति ने किया है। तो इस प्रकार से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सेक्शन 29 और 30 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो उसको जो अपना जो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट हुआ है उसको साबित करने के लिए वो व्यक्ति वहाँ पे सेक्शन 45 और 293 का एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसे कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि जजमेंट आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी जो जजमेंट है जो मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए, या फिर आप लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं, आप लोग जो कमेंट करते हैं, उसके आधार पे जैसी जानकारी मेरे पास आती रहेगी तो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद साथी।